गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। मैं सॉल्यूशन का आज 8 लेक्चर लेकर आई हूँ। आपको पता ही है, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू किए थे। पहले 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लास्ट 2 लेक्चर में हम देख चुके हैं। पहली थी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड सेकंड वन वाज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। नाउ टुडे आज हम देखने वाले थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज। जैसे ही आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा सोल्यूशन का, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आना चाहिए तो आप लोगों ने कल का लेक्चर देखना ज़रूरी है। तो पहले जो 7 वीडियो है आप सेम लिंक पे जाके देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे हमें पता है 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसे वेपर भी कह सकते हो, राइट। हमने अभी तक देखा था कि अगर लिक्विड को हम हीट करते तो वेपर में या गैस में कन्वर्ट होता है। अगर कंटेनर क्लोज है तो ये प्रोसेस क्या हो सकती है? रिवर्स हो सकती है। यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। मीन्स द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म एज वेल एज गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, दोनों का रेट क्या होगा? जब इक्वल होगा उसे हम क्या कहते थे? इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन में दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता था? सेम होता था। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होता था वो क्या था? सेम था। अभी हमें क्या देखना है? हमें फ्रीज करना है, मतलब लिक्विड को क्या करना है? कौन से स्टेट में लाना है? सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे हम लिक्विड को गैस स्टेट में लाने के लिए क्या करते थे? हीट करते थे। यहाँ पे हमें क्या करना है? इसे हमें क्या करना है? कूल करना है। लिक्विड को हमें क्या करना है? कूल करना है, ताकि वो कौन से स्टेट में चला जाए? सॉलिड स्टेट में चला जाए, वो फ्रीज हो जाए। तब क्या होगा? जब सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड का कन्वर्जन का रेट जब सेम होगा, तब यहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। मतलब जितने सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे, उतने ही लिक्विड पार्टिकल जब सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, वहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन में इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। Means freezing point of liquid is the temperature at which liquid and solid are in equilibrium, यहाँ पे वो equilibrium में है, and those phases have the same vapor pressure। दोनों फेज की, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट बाय एक्सपेरिमेंट the freezing point of solvent is lowered by dissolving non-volatile solute into it। तो ये क्यों हो रहा है? इनका कहना है कि जब आप किसी भी सॉल्वेंट में क्या ऐड करते हो? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, तो क्या होगा? इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऐसे क्यों हो रहा है? चलो देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज एक कंटेनर है जिसमें क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का नाम है ए। ये क्या है? वोलेटाइल इन नेचर। तो ए के पार्टिकल हर जगह पे प्रेजेंट है। सपोज इसका फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर है ऐसे समझ लो। ओके, अभी क्या कर रहे हैं हम? इस वाटर में बी को ऐड कर रहे हैं। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। जब इसे ऐड करते हो तो इसके पार्टिकल भी क्या होंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बी के पार्टिकल ए के साथ। तो ए और बी दोनों के पार्टिकल क्या हो गए? अभी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो गए। पहले सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट था, हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। पहले का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। अभी जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप ऐड करते हो तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है?
डिक्रीज़ होने वाला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब सॉल्वेंट प्रेजेंट था, मतलब क्या था, सॉल्वेंट क्या है, ए, बहुत सारे ए के पार्टिकल क्या थे, प्रेजेंट थे। तो इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स था, जो मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है, वो फोर्स क्या था, बहुत ज़्यादा था, दोनों एक दूसरे को हेल्ड करके रखते थे। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या था, इनका वो जो स्टेट है वो चेंज होता था, मतलब लिक्विड स्टेट से वो कौन से स्टेट में चले जाते थे, सॉलिड। जैसे आप टेम्परेचर को क्या करोगे, कम करोगे या कूलिंग करोगे। लेकिन जब आप इसमें ऐड करते हो बी, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में बी के पार्टिकल आ जाएंगे। ओके, जब बी के पार्टिकल आते हैं तो इनमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हुआ है, अभी इंक्रीज़ हुआ है। पहले क्या था, ए था, डिस्टेंस कम था। बी के पार्टिकल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप जब ने ऐड किया तो बी के पार्टिकल बीच में आ गए, तो इन मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो गया। एंड जब डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, ये जो पार्टिकल है इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। सॉल्व ये जब फॉर्म हुआ लिक्विड, तब क्या है, उसमें बी के पार्टिकल आए तो कहीं ए के पार्टिकल प्रेजेंट है, कहीं बी के पार्टिकल प्रेजेंट है। तो जो ए के पार्टिकल थे उनका डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ। तो डिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स था इनके बीच में, जो यहाँ पे प्रेजेंट था, वो क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। जैसे अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज़ होता है तब इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज आने में, सॉलिड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है पार्टिकल के बीच का कम हो रहा है। तो इन दोनों को और क्लोज आने के लिए टेम्परेचर को और घटाना पड़ेगा, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। एक बार फिर से सुन लो क्यों हो रहा है। जो सॉल्वेंट था किस मॉलिक्यूल से बना था, ए और ए के बीच में क्या था, डिस्टेंस कम था, अट्रैक्टिव फोर्स था, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते थे, और क्लोज खींच सकते थे, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इन अपने बीच का डिस्टेंस कम कर देंगे और कौन से स्टेट में चले जाएंगे, सॉलिड स्टेट में, मतलब वो फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी, ए के बीच में बी के पार्टिकल आ गए तो डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया, और अगर उनको क्लोज लाना है तो और क्या करना पड़ेगा हमें, और उसको क्या करना, कूलिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, और रिड्यूस होगा, मतलब उनको फ्रीज़ होने में, सॉलिड स्टेट में जाने के लिए और कम टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो ये जो जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था, कूल हो रहा था, मे भी हो सकता है ये -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाए, अभी फ्रीज़ हो जाए। -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है, अभी फ्रीज़ हो सकता है। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्वेंट का ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे हमें पता है वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों के मिक्सचर का डिक्रीज होता है। यहाँ पे अगर ऐसे एज्यूम करें हम, T0F इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसे हम ए कह सकते हैं, एंड TF इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों का जो मिक्सचर है उसे क्या कहोगे, TF। अगर हमें डिफरेंस निकालना है कि कितना उन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डेल्टा TF। ये क्या होगा, जो ज़्यादा आपका टेम्परेचर था, फ्रीजिंग पॉइंट था, उससे कम वाले को क्या करना है, हमें माइनस करना है। यहाँ पे आपका जो डेल्टा TF है उसे हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अब ये कैसे आया है, हम ग्राफ से देखते हैं। अगर यहाँ से इसे डिफाइन करना पड़े, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो कैसे डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज T0F and that of solution that is TF is called as depression in freezing void, that is delta TF। तो delta TF को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये कैसे आया अभी हम ग्राफ से देखते हैं। तो ग्राफ हमने देखना है वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ। तो हमें ग्राफ पे क्या क्या ड्रॉ करना है, हमें देखना है प्योर सॉल्वेंट जो कि कौन सी कंडीशन में होगा, लिक्विड कंडीशन में होगा, उसका कर्व कैसे आता है। देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब प्योर सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और तीसरा हमें देखना है कि ये जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, अभी तो लिक्विड कंडीशन में, तो आपका प्योर सॉल्वेंट जब फ्रीज होता है, सॉलिड कंडीशन में होता है, तब उसका कर्व कैसा होगा। तो हमें यहाँ पे 3 कर्व देखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्योर सॉल्वेंट। तो हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट जो था उसका वेपर प्रेशर कैसे था, ऐसे था। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसे सपोज मैंने नाम दिया सी डी। ओके, सेकंड जो है हमें देखना है सॉल्यूशन का। तो हमें पता है, हमने कल ही देखा था कि जो वेपर प्रेशर है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट वो क्या होता है, कम होता है। तो ये वो इसके नीचे आएगा। सपोज मैंने इसे नाम दिया ई एफ। ये हमारा हो गया है सॉल्वेंट के लिए जब वो लिक्विड स्टेट में था। यहाँ पे मैं प्योर सॉल्वेंट कहती हूँ। ओके, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन के लिए जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था। ओके, अभी हमें देखना है कि ये जो आपका सॉल्वेंट है, अभी तो लिक्विड स्टेट में, कभी ना कभी ये सॉलिड स्टेट में आया होगा। जब ये सॉलिड स्टेट में आया था तब उसका वेपर प्रेशर इससे क्या होगा, कम होगा। तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे ऑलमोस्ट वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसे मैंने ए बी नाम दिया। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो सॉलिड स्टेट में सॉल्वेंट है वो कर्व क्या हो रहे, एक बार यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे और एक बार यहाँ पे हो रहे। तो अगर यहाँ से मैं ऐसी डॉटेड लाइन नीचे लूँ तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। ये ऐसी कंडीशन है जब क्या हो रहा है, आपके सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो ये क्या था आपका प्योर सॉल्वेंट, जिसे हमने क्या कहा था, टी नॉट एफ। ये किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए। इसे हमने कहा था टी एफ। टी नॉट एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी हम देख रहे हैं, यहाँ से ही पता चल रहा है कि आपके प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो ये पॉइंट है, लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, उससे नीचे जा रहा है। टेम्परेचर इस साइड में क्या हो रहा है, कम है मतलब। तो वो क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसे हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने 3 कर्व ड्रॉ किए। पहला प्योर सॉल्वेंट के लिए जो लिक्विड कंडीशन में होगा, दूसरा सॉल्यूशन के लिए जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, और तीसरा हमने इसके लिए ड्रॉ किया जब आपका प्योर सॉल्वेंट सॉलिड कंडीशन में था। तो ये जो कर्व है वो किसके लिए है, जब आपका प्योर सॉल्वेंट जो था वो कौन सी कंडीशन में था, सॉलिड। तो उसका टेम्परेचर वेपर प्रेशर क्या है, सॉलिड
थोड़ा सा तो वेपर प्रेशर होगा ही ना, कुछ तो हुआ होगा, सब्लिमेशन वगैरह कुछ तो होगा, तब वेपर्स क्या होंगे, क्रिएट हुए होंगे, तब उसका क्या होगा, कम दिखाया है। जहाँ पे ये इंटरसेप्ट करते, मतलब द कर्व ए बी एंड कर्व सी डी इंटरसेप्ट एट बी, तो क्या है आपका द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और जहाँ पे आपका ए बी और ई एफ इंटरसेप्ट कर रहा है इन ई पॉइंट, वो आपका क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या है आपका द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब उतना चेंज आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, उतना फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, दोनों का चेंज। इट इज़ ऑब्जर्व दैट बाय एक्सपेरिमेंट ऑन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तब जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसे हम डेल्टा टी एफ कहते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अभी मोलैलिटी क्या है, हमने कल ही देखा था मोलैलिटी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल का वीडियो एक बार देखो। मोलैलिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे हमारा सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास हमें किस में चाहिए, केजी में चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे, मोलैलिटी। मतलब आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके प्रोपोर्शन में, मोलैलिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल, इसलिए इसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे ये क्या है, डिपेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, इसलिए ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालना है तो क्या हो सकता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो हमें ये भी फॉर्मूला याद रखना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे के एफ क्या है, के एफ क्या है, के एफ इज़ द कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या फिर इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ये वर्ड याद रखना है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दैट इज के एफ। इसे हम कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसे कैसे डिफाइन करोगे, अभी हमें पता है, अभी हमने देखा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सपोज m इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ हो जाएगा। अगर आपकी मोलैलिटी सॉल्यूशन की 1 है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसे कैसे डिफाइन करोगे, द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टी एफ, प्रोड्यूस बाय 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का सॉल्यूशन क्या होगा, 1 मोलर होगा, तब आपका डेल्टा टी एफ किसके इक्वल में होगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के। इसकी यूनिट देखते, क्या फॉर्मूला है इसका, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। तो के एफ के लिए क्या होगा, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन एम। डेल्टा टी एफ किस में होता है हमारा, केल्विन में भी ले सकते हो और डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो, क्योंकि जो डिफरेंस है वो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। एंड जो आपकी मोलैलिटी हो क्या होगी, मोल पर किलोग्राम।
तो इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल और डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। यूनिट फॉर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक छोटा सा टॉपिक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। जैसे कि कल के लेक्चर में हमने एम की वैल्यू फाइंड आउट की थी, दैट इज़ मोलैलिटी। सो वो मैं वापस नहीं बता रही हूँ, आप लोग कल का लेक्चर एक बार देख लो। वो वैल्यू थी 1000 W2 अपॉन M2 W1। यहाँ पे मैं बता देती हूँ 1000 क्यों लिया था, क्योंकि हमें सॉल्यूशन, हमारा जो सॉल्वेंट है वो किस में चाहिए था, पर केजी में चाहिए था। W2 क्या था, द मास ऑफ द सोल्यूट। M2 क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, एंड W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो इस वैल्यू को क्या करते हैं इस इक्वेशन में, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 W2 अपॉन M2 W1। तो अगर इसे कन्वर्ट करें हम, फॉर M2 दैट इज़ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इट इज़ 1000 KF W2 अपॉन डेल्टा TF W1। अगर बाकी की सारी क्वांटिटीज़ दी हुई है, we can easily calculate the molar mass of solute, where Kf is the freezing point constant, W2 is the mass of solute, delta Tf is the depression in freezing point, and W1 is the mass of solvent। चलो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल। हमें पता है इथेनॉल होलाटाइल है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है इसे एज्यूम करो एज ए नॉन होलाटाइल। मस्ट बी डिजॉल्व इन 1 kg वाटर सो दैट इट्स फ्रीजेस एट -2 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितनी अमाउंट इथेनॉल की लगेगी नॉन होलाटाइल की, जो आपको क्या करनी है सॉल्वेंट में ऐड करनी है वाटर में, तब वो क्या करेगा -2 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, फ्रीज होगा। और क्या दिया है उन्होंने, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, के एफ ऑफ वाटर भी दिया है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं, और जो कैलकुलेट वो करना है वो भी देखते हैं। तो जो गिवन है हमें पता है, के एफ दिया है हमें 1.86, टी नॉट एफ दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, टी एफ दिया है -2 डिग्री सेल्सियस। तो हम डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, तो 0 माइनस ऑफ -2 तो क्या होगा 2 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट, मतलब मास फाइंड आउट करना है। तो मास फाइंड आउट करना है हमें, तो उसके लिए हमें उल्टी प्रोसेस करनी है। हमारे पास क्या क्या है अभी, हमारे पास है डेल्टा टी एफ एंड के एफ, तो हम मोलैलिटी को फाइंड आउट कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मास फाइंड आउट करना है, मतलब क्या करना है देखो, हमें मास फाइंड आउट करने के लिए क्या लगेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल लगेंगे, जो कि हमारे पास नहीं है। मोलर मास इथेनॉल का हम कैलकुलेट कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या लगेगी, मोलैलिटी लगेगी, मोलैलिटी भी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोलैलिटी। तो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करते ये दोनों पता है हमें, डेल्टा टी एफ अभी कैलकुलेट किया और के एफ भी पता है।
तो ये क्या होगा, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ। क्या है डेल्टा टी एफ कितना है, 2 डिवाइड बाय 1.86। तो इसका हमारा आंसर आएगा अगर कैलकुलेट करोगे 1.075 मोलर। ओके, अभी मोलैलिटी यूज़ करके हम क्या कर सकते, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते। क्या फार्मूला है मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ इथेनॉल है, इथेनॉल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। हमारा सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, वाटर है, इन केज। तो नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते n से, सो n इज इक्वल टू m इंटू मास। तो m कितना था, 1.075 और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है न्यूमेरिकल में 1 kg, तो ये 1 होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 1.075 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। सोल्यूट कौन है यहाँ पे, इथेनॉल। तो मास ही हमें फाइंड आउट करना है। सो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। इथेनॉल का मोलर मास निकालते C2H5OH, 2 कार्बन मतलब 2 इंटू 12, 6 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये कितना आएगा, 46। तो आपका मास होगा 49.46 ग्राम। इसे अमाउंट कह सकते हो या फिर मास कह सकते हो। तो आपका जो अमाउंट है इथेनॉल का, जो कि नॉन वोलेटाइल एज्यूम करना है, वो अगर 49.46 ग्राम आप 1 kg वाटर में ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, दिस इज होमवर्क। फाइंड अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डिजॉल्व इन 50 ग्राम वाटर। The freezing point of mixture is -34 degrees Celsius. If freezing point of pure water is 0 degrees Celsius and Kf is 1.86 Kelvin kg per mole. Also find, और एक फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इफ वॉल्यूम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आगे का जो पार्ट है डेंसिटी का मैं बता देती हूँ। अमाउंट आप लोग सेम फार्मूले से जैसा पिछला हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर लोगे। तो ये डेंसिटी के लिए मैं एक फार्मूला बता देती हूँ जो आपको ऐड करना है आगे। तो जो इथिलीन ग्लाइकॉल है उसका मोलिकुलर फार्मूला है CH2CH2, 2 क्या होंगे, अल्कोहल ग्रुप इसे जॉइन होंगे। और डेंसिटी के लिए फार्मूला है, जो आप मास फाइंड आउट करोगे उसे वॉल्यूम से क्या करना है, डिवाइड करना है। जो आपका मास आएगा वॉल्यूम मतलब कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जो मास आएगा, जो अमाउंट आएगा इथिलीन ग्लाइकॉल का, उसे वॉल्यूम से क्या करो, डिवाइड करो, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करिए सारे टॉपिक्स, और जो भी डिफ़िकल्टी हो मुझे कमेंट करें। ये जो आंसर है सेकंड न्यूमेरिकल का, इसका आंसर भी मुझे कमेंट करें। और ख़ुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।